Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 21st of March 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So let's start with today's first important news. और ये आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल यू विल बी एबल टू रिकॉल डिफरेंट थिंग्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, especially the Second World War, international order और इंटरनेशनल रिलेशंस, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डिफरेंट कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी, या मैं कहूँ कि यूएनओ कैसे उसका जो है फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में यूएसए का उसमें क्या रोल रहा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसके बाद में एक आर्टिकल हम और डिस्कस करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू आर्टिकल्स एंड बोथ आर एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी वन। यहाँ पर बात जो हम कर रहे हैं वो बेसिकली बात है कि द असॉल्ट ऑन मल्टीलिटरलिज्म एंड इंटरनेशनल लॉ। यहाँ बात हो रही है कि वर्ल्ड में जो मल्टीलिटरलिज्म है और इंटरनेशनल लॉ है उस पर एक असॉल्ट हो रहा है, उस पर एक अटैक हो रहा है। सो वो कैसे हो रहा है उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज मल्टीलिटरलिज्म। एक टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले या सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ टाइम तक के वर्ल्ड में दो ही कंट्री हुआ करते थे, दो से तीन, जिसकी पूरे वर्ल्ड में जो है इन्फ्लुएंस हुआ करता था। वो एक तो यूएसए और एक रसिया, ये दो कंट्रीज थे। और उसके पहले अगर हम देखें तो फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों ही वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया करते थे। उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो वर्ल्ड के कंट्रीज को, स्पेशली लीडर्स को ये अंडरस्टैंड हुआ कि अगर हमारे पास में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहां पर मल्टी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज बैठ करके डिस्कस नहीं करेंगे इंटरनेशनल चैलेंजेस को, पॉलिटिकल चैलेंजेस को, या वायलेंस की चैलेंजेस को, या वेपन्स की चैलेंजेस को, या कंट्रीज में जो वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से हो, बाउंड्री डिस्प्यूट्स की वजह से हो, वेपन्स के जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका डेवलपमेंट, या रेस ऑफ वेपन्स है उनकी वजह से, तो उसके लिए कंट्रीज ने क्या किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने की कोशिश की। मीन्स कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें बहुत सारे कंट्रीज उसके मेंबर्स होंगे। सो वेन एवर दे विल हैव एनी इशू of the international challenge, then all the countries will sit together to resolve out the problem. So इसका एक एग्जांपल था हमारे पास में यूएनओ, जो कि वर्ल्ड के सारे कंट्रीज मिलकर के बैठ करके दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पेशली द वर्ल्ड ऑर्डर। और उसके बाद हम और डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो है क्रिमिनल कोर्ट हो, या वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो जो है वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो यूएनओ के अंदर। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया और इसी सिस्टम को हमने कहा मल्टीलिटरलिज्म। दूसरी बात आती है इंटरनेशनल लॉ। सो ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, कंट्रीज कैसे उसमें बिहेव करेंगे, उनके डिप्लोमेट्स कैसे बिहेव करेंगे, उनकी आर्मीज वगैरह इंटरनेशनल बॉर्डर को कोई क्रॉस करेगा नहीं करेगा, कैसे ट्रेड होगा कैसे ट्रेड नहीं होगा, उन सब के लिए बनाए गए थे इंटरनेशनल लॉ। सो अभी जो रिसेंटली हुआ क्या है कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, वो इंटरनेशनल जो एक ऑर्डर बना हुआ है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली the president of USA, that is Donald Trump, he is trying to change the current world order, उसको चेंज करने की कोशिश, बिकॉज उनका जो एक पोस्चर है वो दिख रहा है, दैट इज अमेरिका फर्स्ट का मंत्रा। तो जब वो ये बात करें कि अमेरिका फर्स्ट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी जो पहले की यूएसए की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें कंप्लीट चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये एक सिग्नल है कि इस बात का कि टर्निंग पॉइंट फॉर मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल लॉ। बिकॉज जब यूएसए ने बड़ा रोल प्ले किया था, चाहे वो यूएनओ हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सबको डेवलप करने में, लेकिन आज यूएसए एक एक करके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, मीन्स उनसे अलग हो रहा है। तो उसकी वजह से ये जो ऑथर हैं उनको दिख रहा है, या वो जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं।
और वो इंटरनेशनल ऑर्डर पर, मल्टीलिटरलिज्म पर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, इंटरनेशनल लॉ पर एक तरह से असॉल्ट के रूप में ये ऑथर इसको देख रहे हैं। यूएसए, यहाँ पर बात हो रही है कि की यूएस मेजर्स अगेंस्ट मल्टीलिटरल इंस्टीट्यूशन। फिर उसके लिए एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई ऐसा यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। पहला किया है कॉल्स फॉर विड्रॉल फ्रॉम, मींस वो अपने आप को बाहर कर रहे हैं, मींस यूएसए इन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से अपने आप को पीछे हटा रहा है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बोला हम इसके मेंबर नहीं रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, बोला हम इसके भी मेंबर नहीं रहेंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 का, बोला हम इसमें भी, इस एग्रीमेंट में भी अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने एक एक्शन और लिया, वो एक्शन क्या था, सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखो आप सबको पता होना चाहिए कि यूएसए आईसीसी का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आईसीसी अपना काम तो कर ही रहा था। और अभी रिसेंट टाइम में यूएसए ने इस पर, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इस पर क्या लगा दिए हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं। क्यों, उसके पीछे का कारण दिया था कि बोला ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करता है, और स्पेशली ये जो है इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहा था। बिकॉज इस कोर्ट से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करने का वारंट इश्यू हुआ था, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये सब हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो हम, इन्होंने इस पर भी क्या लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। दूसरा, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में अपने यहाँ पर एक नया एक्ट लेकर के आए हैं, और वो एक्ट क्या है, वो है कि डिसएंगेजिंग एंटायरली फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डिबैकल एक्ट। और यहाँ के एक रिपब्लिकन सीनेटर थे, वो इसको लेकर के आए, ठीक है। और उनका प्रपोजल क्या है, उनका प्रपोजल है प्रपोजिंग यूएस विड्रॉल फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, बोला हम यूनाइटेड नेशन से भी अपने आप को बाहर कर लेंगे। तो इस तरह के अगर प्रपोजल्स, वर्ल्ड की जो एक सुपर पावर जिस यूएसए को माना जाता है, अगर ये उसमें से बाहर अपने आप को कर लेगा, तो वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिलता है ना, एक सेकेंड, हाँ, तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे न्यू अमेरिकन अप्रोच की वजह से। सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, किसके लिए, मल्टीलिटरल जो कोऑपरेशन होता है। क्यों, यूएसए जैसा कंट्री अगर उन ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अलग कर लेगा, तो इंटरनेशनल इश्यूज जो होंगे वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, कंट्रीज कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस कर पाएंगे या उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर यूएसए जैसा कंट्री अपने आप को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर लेगा, तो उससे एक चीज और होगी, वो होगी लेजिटिमेसी ऑफ द यूएन, वो हमेशा उस पर थ्रेट बना रहेगा। मीन्स अभी तक यूएन की एक लेजिटिमेसी थी, कंट्रीज उसकी बात को सुनते थे। अगर यूएसए उससे बाहर हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। इसके क्या क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पार्टिसिपेशन एक्ट 1945 और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर एग्रीमेंट ऑफ 1947, मींस यूएसए का जो एग्रीमेंट था यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेशन करने का, एक एक्ट था खुद का, वो रिपील हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक पैक्ट था, एग्रीमेंट था, किसके साथ में, यूएसए के साथ में, कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क में, तो वो भी खत्म हो जाएगा। हॉल्टिंग ऑल यूएस फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू द यूएन, यूएनओ को बहुत बड़ा फंड देता है यूएसए। अगर यूएसए जो है इससे अलग हो जाएगा, तो यूएनओ को जो बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है ना, वो भी सब रुक जाएगी। प्रोहिबिशन ऑफ यूएस पार्टिसिपेशन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं यूएन पीकेएफ जिसको हम बोलते हैं, उससे भी यूएसए पीछे हट जाएगा। यूएन पीकेएफ, इससे भी यूएसए पीछे हट जाएगा। इट मींस वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में जो यूएनओ की फोर्सेस पहुंच जाती हैं, उसमें इंडिया भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करता है, कंट्रीब्यूशन करता है। तो जैसे कहीं किसी कंट्री में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, दो कंट्रीज आपस में वॉर की सिचुएशन में है, तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर पहुंच जाती थी। तो यूएसए अगर वहां से हट जाएगा तो बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। रिवोकेशन ऑफ फंक्शनल इम्यूनिटी फॉर यूएन ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वर्किंग इन द यूएस, तो जो बहुत सारे लोग थे यूएसए में, अगर वो काम करते हैं एज ए मेंबर ऑफ यूएनओ या एम्प्लॉय ऑफ द यूएनओ, उनको बहुत सारी जो है इम्यूनिटीज मिली होती हैं,
जैसे कि लोकल लॉ उन पर लागू नहीं होंगे, जो है एक्सेप्शनल छोड़ करके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो भी फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो यूएनओ फिर कैसे इससे काम कर पाएगा अगर ऐसा हुआ तो। और जो मल्टीलेटरल पॉलिटिकल कोऑपरेशन होता है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। फिर से वही बात, अब जैसे कि इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, हम सबको पता है कि आईसीसी भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन आईसीसी का अपना एक रेलेवेंस तो था, बिकॉज ये पहला परमानेंट कोर्ट था इंटरनेशनल लेवल पर जो ऐसे क्राइम को डील करता था, जैसे वो जेनोसाइड का क्राइम हो गया है ना, या इंटरनेशनल लेवल पर कोई वॉर करवाने का, तो उनको ये डील कर लेता था। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूएसए ने ही इसको न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल जो था पोस्ट वर्ल्ड वार, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। मींस ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आज हम देखते हैं, इनको बनाने में, इनको इंस्टॉल करने में बड़ा रोल रहा है यूएसए का, और अब वो हमें यहाँ से हटता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि आईसीसी पर आरोप लगा दिए कि भाई वो यूएसए और इजराइल के अगेंस्ट में काम कर रहा था। आने वाले टाइम में अगर यूएसए WTO IMF वगैरह से बाहर निकलेगा, बहुत सारे टैरिफ वगैरह ये सब लगाएंगे, तो उससे भी वर्ल्ड को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, WTO को भी, बिकॉज यूएसए ये काम कर रहा है कि भाई हम तो केवल वो देखेंगे कि उससे अमेरिका को क्या फायदा है, यूएसए को क्या फायदा है। अगर यूएसए केवल इसी चीज पर देखेगा तो बाकी कंट्रीज विल आल्सो बी रेडी टू इम्पोज द रिटेलिएशन टैक्सेस टैरिफ्स। तो फिर जो वर्ल्ड का ट्रेड है, बैलेंस है, वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन है, कनेक्टिविटी है, वो सब क्या होंगे, अफेक्ट होंगे नेगेटिवली। बिकॉज अगर यूएसए अपने आप को आइसोलेशन में रखेगा बिल्कुल अलग बाकी वर्ल्ड के कंट्री से, तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अफेक्ट होंगे। अब यूएसए में एक चीज और बढ़ रही है, एंटी इंटरनेशनलिस्ट सेंटीमेंट। मींस यूएसए जो पहले अपने आप को हमेशा इंटरनेशनल पावर के रूप में देखता था, अब वो अपने आप को अलग करके देखना चाह रहा है कि हम वर्ल्ड की जिम्मेदारी क्यों लें। अब इससे जब यूएसए जैसे कंट्री जो से बाहर निकलेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, डिवैल्यूएशन होगा, है ना, उनकी जो है कमजोरी दिखेगी। दूसरा, गवर्न ग्लोबल कोऑपरेशन जो होता था कि ग्लोबल लेवल के इश्यूज को गवर्न कर पाते थे, उसका भी डिवैल्यूएशन होगा। फैसिलिटेट क्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारा जो लॉ या वो सब हुआ करता था, तो इंटरप्रिटेशन के माध्यम से या डिफरेंट डिस्कशन के बेसिस से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। फिर मेंटेन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सब होता था, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कि फिर कोई लॉ की रेस्पेक्ट नहीं करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, सब अपने अपने अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो फिर जहां सब लोग अपनी मनमर्जी का रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं, तो वहां पर कोई लॉ नहीं होता, और फिर वॉर जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं, जो कि हम वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार 2 में ऑलरेडी देख चुके हैं, और अभी जो है हम इजराइल वाला या यूक्रेन रशिया वाला इशू हम देख रहे हैं। यूएसए जो एक मूवमेंट चला रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मींस मागा मूवमेंट जो चला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये फिर से वर्ल्ड की जो पावर का बैलेंस है, वर्ल्ड में जो मल्टीलेटरलिज्म का बैलेंस है, उसको ये नेगेटिवली अफेक्ट करने जा रहा है। रेसिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज क्रूशियल, म्यूचुअल एनरिचमेंट रिक्वायर्स कोऑपरेशन एंड नॉट कोएरिशन। मींस अगर यूएसए अपने आप को पीछे हटाएगा, वो कोऑपरेशन नहीं करेगा, तो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज भी वैसा ही रिटेलिएशन करेंगे, वैसा ही रिप्लाई करेंगे, वैसा ही जवाब देंगे। बिकॉज आप वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश या घर में पीस एस्टैब्लिश, कहीं भी सोसाइटी में पीस एस्टैब्लिश कोएर्शन से नहीं कर सकते, मींस लठ के दम पर या माइट इज राइट के बेसिस पर आप नहीं कर सकते, आपको वहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोऑपरेशन की। तो यूएसए अगर किसी और को कोऑपरेशन नहीं करे देगा, कोऑपरेट नहीं करेगा, तो बाकी कंट्रीज भी इसके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उससे एक साइकिल बन जाएगी कि तुम हमारे सगे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं है, जब तुम हमारा कुछ नहीं करो तो हम तुम्हारे साथ में क्यों कोऑपरेट करें। तो वर्ल्ड के जो रिलेशंस हैं वो डगमगा जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज, इससे एक चीज भले ही देखने को मिल रही है कि यूएसए की वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दबदबा है वेस्टर्न कंट्रीज का और स्पेशली यूएसए का। अब अगर यूएसए 2 कदम पीछे लेगा इन इंस्टीट्यूशन से, तो अदर कंट्रीज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा, और नो डाउट इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा कि इंडिया फिर उस ग्लोबल लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है।
है ना, जब वहां पर थोड़ा सा इनको स्पेस मिलेगा। तो अकेला इंडिया नहीं है फिर इस कंपटीशन में, यूएसएसआर है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, ब्राजील है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी तो कंट्रीज तैयार बैठे हुए हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं कि G20 की मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो उस समय पर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने ये कहा था कि देखो वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको हम इंक्लूसिव मल्टीलिटरल अप्रोच के थ्रू ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इंटरनेशनल लॉ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और पीसफुल जो रेजोल्यूशन है उनको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, ना कि कन्फ्लिक्ट बेस्ड रेजोल्यूशन को। मींस हर से ही लड़ करके या बंदूक से या वेपन से सॉल्व नहीं होती, कॉपरेशन से भी चीजें सॉल्व होती हैं। अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और बोला कि यही एक सही समय है जब हम यूएनएससी में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, बिकॉज जब यूएसए पीछे हट रहा है, मल्टीलेटरिज्म खतरे में है, तो इसका सीधा मतलब है कि यूएनएससी में भी रिफॉर्म करने चाहिए कि अदर कंट्रीज को भी वहां पर अपनी बात रखने का मौका मिले, वीटो पावर या तो हट जाए या वीटो पावर जो है इंडिया को भी उसमें मिल जाए। ठीक है, तो ये तो था इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अब एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और है, वो है रामनाथ गोयनका अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ये इस अवार्ड का 19th एडिशन अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था, रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म में। तो ये रामनाथ अवार्ड को, ये जो रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको जर्नलिज्म में। और इसको इस बार कौन चीफ गेस्ट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थी इंडिया की, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने जब अपनी स्पीच दी एज ए चीफ गेस्ट, तो जर्नलिज्म को बहुत बड़ा उन्होंने अप्रिसिएशन किया और कहा कि जर्नलिज्म जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखने में, उनको प्रमोट करने में बहुत ही एक की रोल प्ले करता है। ठीक है, और इस बार के जो अवार्ड हैं उसमें दो अवार्ड मैं आपको बताऊंगा। एक तो है आपका मृदुलिका झा, ठीक है, ये आज तक की है, इनको अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज में जर्नलिज्म करने के लिए, बिकॉज इन्होंने डंकी रूट की खोज की थी। मतलब इस पर अच्छा खासा कवरेज किया था, आपने सुना होगा कि ये जो हरियाणा, पंजाब और यहाँ के जो लोग अमेरिका कनाडा जाते थे मीन्स गुप्त रास्तों से, और वहां पर जाकर उनकी डेथ हो जाती, उनको काट करके कोई किडनी बेच दी किसी ने, जेल में चले गए, डिपोर्टेशन हुआ। तो उस डंकी रूट वाले न्यूज को इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया था, वो भी हिंदी में। तो इनको उसके लिए मृदुला झा को हिंदी की रिपोर्टिंग के लिए मिला है। दूसरा, रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। तो कौन इसको इंस्टीट्यूट किया था, तो ये है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, और इसके जो फाउंडर थे वो थे रामनाथ गोयनका। तो उन्हीं के नाम पर इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है ये इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। फर्स्ट टाइम इस अवार्ड को 2005 में दिया गया था। कौन रन करता है इसको, तो रामनाथ गोयनका फाउंडेशन इसको रन करती है। इस रामनाथ गोविंद जो रामनाथ गोविंद का जो अवार्ड है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, जो रामनाथ गोविंद का फाउंडेशन है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये कहा कि अभी जब ये स्पीच वगैरह दी तो बोला ये भाई जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट है। जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट चलाने के लिए हमको तीन चीज बेसिकली हम देखते हैं, एक तो होती है लेजिस्लेचर, एक होती है आपकी एग्जीक्यूटिव, और तीसरी होती है जुडिशरी। तो कहा जाता है कि जैसे ये तीन पिलर्स हैं किसी गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी के, उसमें फोर्थ पिलर है जर्नलिज्म मींस मीडिया। तो मीडिया को हम कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, सिटीजन्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, गवर्नमेंट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि गवर्नमेंट अच्छे डिसीजंस ले सके, एक अच्छी मीन्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बेसिस पर। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी हिस्ट्री पर उन्होंने नज़र डाली है कि भाई जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में से मीडिया को ख़त्म करने के लिए, जर्नलिज्म को ख़त्म करने के लिए एक्ट लाए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। कि वो ये एक्ट क्या कहता था कि इंडिया की अपनी लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट होते थे उनको रोक दिया था इसने। क्यों, क्योंकि हर आदमी इंग्लिश नहीं जानता था, और लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर निकलते थे उनको बंद करा दिया था कि जनता तक चीजें पहुंच ना पाए। न्यूज़पेपर सच एज केसरी, जिसको के बाल गंगाधर तिलक चलाते थे, है ना, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी और उस समय के इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे जिन्होंने
सोसाइटी में इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट थी हमारी, फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। कंट्रीब्यूशंस ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, इंडिया में देखो जर्नलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अगर अच्छे से किया जाए तो। करप्शन के बहुत सारे केसेस, चाहे वो व्यापम स्कैम हो, बोफोर्स स्कैम हो, 2G स्कैम हो, बहुत सारे स्कैम्स को बाहर लेकर के आया। लेजिस्लेशन हमेशा न्यूज के बेसिस पर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनता है। जो RTI एक्ट आया था उसको भी लाने में जो है जर्नलिस्ट जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। एंश्योरिंग इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, जो लोग वोटिंग करते हैं, चाहे वो पार्टीज वोट मांगती हो या लीडर्स वोट मांगते हो, दोनों ही तरफ से इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो मीडिया होता है। फंक्शंस आप सबको पता ही होंगे कि मीडिया में जर्नलिज्म के क्या क्या फंक्शन है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जनता तक गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन और जनता की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा देना। अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स मींस कुछ भी अकाउंटेबल नहीं होना चाहते, किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, वो जर्नलिस्ट इसको मेंटेन करवाते हैं। पब्लिक डिबेट एंड ओपिनियन फॉर्मेशन, ये सब कमाल है मीडिया का कि किस मुद्दे को हाईलाइट कर दे और किस मुद्दे को दबा दे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि पब्लिक में ओपिनियन कैसे बनेगा उस सब को लेकर के। सिटीजन्स को हमेशा एजुकेट करता है मीडिया, नई नई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, बहुत सारे कोई घोटाला है या कोई टेक्नोलॉजी है या एजुकेशन है या पॉलिटिक्स है या रिलीजन है, सब पर जागरूक करके। डिफेंडिंग प्रेस फ्रीडम, अगर कहीं पर मीडिया जिंदा है तो वो प्रेस की फ्रीडम को यही है जो जिंदा रखता है। हालांकि इंडिया में अब इस समय पर जो हमारी जर्नलिज्म है बहुत सारे इश्यूज को फेस कर रही है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। ये सोशल मीडिया जब से आया है ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, ये हमेशा पहले भी था, अब तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं कि भाई मीडिया में वही न्यूज चलती है, न्यूज चैनल पर वही न्यूज चलती है, न्यूज़पेपर में वही आता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या उन कंपनीज के मालिक जो चाहते हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं जो चाहते हैं कि इस मुद्दे को उठाओ। नेक्स्ट है आपका प्रेस फ्रीडम पर अटैक्स। अब बहुत सारी जगह पर ये सब चीजें हो रही हैं कि पत्रकारों को मार दिया जाता है और वो सब। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है ना, फाइनेंशियल जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर भी अटैक है, बिकॉज जब से सोशल मीडिया आ गया है वो न्यूज ऑलरेडी सोशल मीडिया पर मिल जाती है, तो कोई पैसा दे करके न्यूज़पेपर खरीदना नहीं चाहता। तो ये भी अब उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि भाई वो मीडिया को, जर्नलिज्म को कैसे जिंदा रखें, क्योंकि पैसा उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रेस काउंसिल एक्ट हमारे पास में आया था 1978 का, जो कि मीडिया के लिए बहुत सारे रूल्स देता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर के आए, इतने बड़ा रोल प्ले किया मीडिया को जो है स्ट्रॉन्ग करने में कि आप RTI लगा दो, गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर उसको मीडिया पर चला दो, तो वो सब। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2014 का कि जर्नलिस्ट जो करप्शन की चीजों को बाहर ले आते हैं तो लोग मरवा देते थे, उनको मार देते थे, तो उनके प्रोटेक्शन की बात इसमें की गई है। केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए लाए, IT की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लेकर के आए, डिफेमेशन लॉस वगैरह को लेकर के आए। इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजंस भी आए जो कि जर्नलिज्म को लेकर के बहुत सारा काम करते हैं। चाहे वो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस हो, उसने आर्टिकल 19(1)(a) को कहा था कि भैया ये जो है प्रेस की फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। ऐसे ही बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो है केस था, इसने गवर्नमेंट के कंट्रोल जो था न्यूज़पेपर वगैरह पर उसको कम करने में बहुत हेल्प की थी। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था कि भाई गवर्नमेंट क्या करती थी, न्यूज़पेपर्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती थी, तो जो पेपर 5 रुपए में मिलता था वो 15 का मिलता, तो लोग नहीं परचेज कर पाते, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई थी। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन सेबी का एक्ट था। ठीक है, बहुत सारे जो रिपोर्टिंग करने पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कम करवाया था। अर्नब गोस्वामी का जो केस था है ना अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया जो था, तो उसमें क्या था कि जो प्रेस की फ्रीडम है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। एक लेटेस्ट केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, कि जो इंटरनेट है, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू जो लोग अपनी बात रखते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, बोला इंटरनेट भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जर्नलिज्म ने इंडिपेंडेंस से पहले से लेकर के अब तक बहुत डेवलपमेंट किया है। इंडिया में जो जर्नलिज्म था उसने बड़ा रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, स्कैम्स को जो है एक्सपोज करने में, सरकारें गिराने में, सरकारें बनाने में, ठीक है, नए लीडर्स को बनाने में तो किसी लीडर को गिराने में।
बड़ा रोल प्ले हमेशा से मीडिया ने किया है। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।